हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं एक कदम आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने की तरफ। पहला वर्ड है जुबिलेंट। लास्ट में ANT लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। जुबिलेंट आप कब फील करते हो? जब आपके मन में वो वाला गाना आ रहा होता है, आज मैं ऊपर ज़माना है नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो, आप बहुत ही ज़्यादा खुशी फील कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा खुशी एक्सप्रेस कर रहे हो, मीन्स आप जुबिलेंट हो। इसको याद कैसे करते हो? जब लोगों की जुबली होती है, सिल्वर जुबली होती है, गोल्डन जुबली होती है, तो लोग बहुत खुश होते हैं उस समय, खूब ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो एक्सटेटिक, एलेटेड, यूफोरिक, डिलाइटेड, सबका मीनिंग क्या है? खुश होना। अच्छा, यूफोरिक वर्ड पे डबल स्टार मार्क करना, बहुत बार ये वर्ड एग्जाम में आया है। इसमें जो रूट वर्ड है वो EU है। EU रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? गुड। अच्छा, तो यूफोरिक मीन्स आप बहुत खुशी वाली स्टेट में हो। एंटोनिम्स: डिप्रेस्ड हो, दुखी हो, मोनफुल हो, दुखी हो, ग्लूमी हो, दुखी हो, मेलनकोलिक हो, दुखी हो। इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क करना। बहुत बार ऑथर की जो टोन होती है वो मेलनकोलिक होती है। जब ऑथर अपना दुख बता रहे होते हैं, दुखी होते हैं, तो वो जो टोन यूज़ करते हैं दैट इज़ मेलनकोलिक। स्टूडेंट्स जो है बहुत खुश थे जब उनका एग्ज़ाम रिजल्ट आया। बिसीज करना, इस वर्ड को कहाँ से बनाया गया? सीज करने से बनाया गया। सीज करने का मतलब क्या होता है? किसी को कैप्चर कर लेना। तो अगर किसी को बिसीज कर लिया गया है, उसका मतलब क्या है? उसके चारों तरफ से उसको घेर लिया गया है। होता है ना, पुरानी मूवीज में आता था, लोग ना लाउड स्पीकर पे बोलते थे, तुम्हें ये चारों तरफ से घेर लिया गया है। इसका मतलब क्या है? तुम्हें बिसीज कर लिया गया है। टू बी सराउंडेड बाय हॉस्टाइल मीन्स दुश्मन। तो दुश्मन जो है आपको चारों तरफ से घेर ले और उसका इंटेंट क्या हो, मीन्स मकसद क्या हो? आपको कैप्चर करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच आपका वर्ब हो गया। एनसर्कल कर लिया, ब्लॉकेड कर लिया, स्वैम्प कर लिया, असेल कर लिया, मतलब क्या किया गया है? आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है। अगले वर्ड पे नहीं, एंटोनिम्स पे आते हैं। लिबरेट, आपको फ्री कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है। अनफेटर्ड, फेटर्स क्या होती हैं? बेड़ियाँ, उनको बेड़ियों को हटा दिया गया है, मतलब फ्री कर दिया गया है। अब आप रेस्ट्रिक्टेड नहीं हो। जो जो टाउन था उसको घेर लिया गया बहुत ज़्यादा स्नोफॉल से, मतलब सब जगह स्नोफॉल ही स्नोफॉल हो रही थी, जिसकी वजह से जो रहने वाले लोग थे वो घरों के अंदर ही रहे दिनों दिनों तक। नेक्स्ट वर्ड इज एवर्टेड। किसी चीज़ को एवर्ट करना मीन्स आप उस चीज़ से बच गए, आपने उसको प्रिवेंट कर दिया, आपने उसको टाल दिया। तो अगर आप किसी चीज़ को एवर्ट कर रहे हो मतलब आप उससे बच पा रहे हो, मतलब आप उसको अवॉइड कर पा रहे हो। एक जैसे से लग रहे हैं ना, तो ऐसे याद भी कर सकते हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। किसी अनडिज़ायरेबल चीज़ को प्रिवेंट करना, अवॉइड करना, ओविएट करना, आपने अवॉइड कर दिया, डिटर कर दिया, रोक दिया, थ्वाट कर दिया, रोक दिया। एंटोनिम्स: प्रोवोक कर दिया, भड़का दिया, इनिशिएट कर दिया, इग्नाइट कर दिया मीन्स आग जला दी, चिंगारी भड़का दी, प्रॉम्प्ट कर दिया, उसको मोटिवेट कर दिया। तो उसके जो क्विक रिफ्लेक्सेस हैं, मतलब जैसे वो तुरंत तुरंत एक्शन लेता है, इसकी वजह से एक कोलिजन जो है, कोलिजन मीन्स जो सामने से गाड़ी टकरा सकती थी वो क्या हो गया? एवर्ट हो गया, कि आगे आने वाली गाड़ी से वो नहीं टकराया। अगला वर्ड है रिप्रीव। रिप्रीव मीन्स अ टेम्पोररी रिलीफ, थोड़े से समय का रिलीफ, सुकून, या फिर सस्पेंशन, मतलब आपको क्या मिल गया? उस पनिशमेंट से सुकून मिल गया। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो रिप्रीव क्या हो गया? अ टेम्पोररी रिलीफ मीन्स थोड़ा सा सुकून। रिलीफ क्या होता है? सुकून। तो रिप्रीव। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये शब्द आपका नाउन है। इस वर्ड पे डबल स्टार मार्क कर लो, बहुत बार ये वर्ड आपका एग्जाम में आ चुका है। रेस्पाइट के ऊपर भी डबल स्टार मार्क करना। रेस्पाइट में सुकून मिल गया, पोस्टपोन हो गई वो चीज़, आगे के लिए टल गई, स्टे कर गई, मतलब आप वहीं रुक गए। अबेटमेंट, कोई चीज़ बहुत कम हो गई। एंटोनिम्स: पनिशमेंट मिला, कन्विक्शन मीन्स एक तरीके से कन्विक्शन वर्ड के ना दो मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग क्या होता है कन्विक्शन का? कि मैं इस बात को ना बहुत ज़्यादा कन्विक्शन से कह सकती हूँ। कन्विक्शन से कह सकती हूँ का मतलब क्या है? कि भाई मेरा पूरा विश्वास है इस चीज़ को कहने में। ये दूसरा मीनिंग है। यहाँ पे ये वाला मीनिंग नहीं है। यहाँ पे कौन सा वाला मीनिंग है कन्विक्शन का? कि किसी इंसान को क्या कर दिया गया है? उसको जिम्मेदार ठहराया गया कि उसने एक गलत काम किया था, उसको भी कन्विक्शन कहते हैं। कन्विक्ट करना, या फिर किसी को क्या कर देना? डिक्लेयर कर देना कि वो गुनहगार है। तो गुनहगार वाला मीनिंग है यहाँ पे, बिलीफ वाला मीनिंग नहीं है।
दी हैवी रेन, इतनी तेज़ बारिश जो हुई उसने एक सुकून दिया बहुत ही ज़्यादा जला देने वाली गर्मी से। फेमीन, अकाल पड़ गया, फेमीन आ गया मीन्स बहुत ही ज़्यादा खाने की कमी हो गई, कहीं खाना है ही नहीं। हंगर, स्टारवेशन, भुखमरी हो गई। डर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन दोनों ही वर्ड पे डबल स्टार मार्क करना। डर्थ पॉजिटिव मीन्स कमी हो गई, लैक ऑफ समथिंग। एंटोनिम्स, एबंडेंस है भाई, बहुत ज़्यादा है। प्लेंटिट्यूड है, बहुत ज़्यादा है। ओप्यूलेंस है, हद से ज़्यादा अमीरी है। बाउंटी है, बहुत ज़्यादा है। तो जो फेमीन आया, जो अकाल पड़ा, इसकी वजह से बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं स्ट्रगल कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं कि उनको इनफ फूड मिल जाए खाने के लिए। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। अनलीश, ऑथर का, एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है, डबल स्टार मार्क करना। लीश जब भी आता है मुझे वो मेरी ड्राइंग बनाने का मौका मिल जाता है। मान लो ये डॉग है और इसको एक पट्टे से बांधा गया है, तो वो जो पट्टा होता है वो क्या होता है? लीश होता है। तो अगर आप किसी को अनलीश कर रहे हो मतलब उसके ऊपर से पट्टा हटा रहे हो, मतलब उसको क्या कर रहे हो? आप मुक्त कर रहे हो। अनब्रिडल कर रहे हो, ब्रिडल क्या होती है? लगाम। घोड़े की ऊपर से लगाम हटा दी मीन्स उसको मुक्त कर दिया, अनब्रिडल कर दिया। अनबाउंड, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बेड़ियाँ नहीं है, कोई जंजीरें नहीं है। एंटोनिम्स, भाई कंट्रोल्ड है, टेम्ड है, आप कंट्रोल करके चल रहे हो, पालतू बना के चल रहे हो। गवर्न है, कंट्रोल कर रहे हो। रेस्ट्रेंड है, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, लिमिट कर रहे हो। तो जो नई पॉलिसी आई उसने क्या छोड़ा? अ वेव ऑफ प्रोटेस्ट, मतलब नई पॉलिसी की वजह से क्या आए? बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए अक्रॉस द कंट्री, पूरी की पूरी कंट्री में। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच आपका वर्ब हो गया। कैलमिटी, लास्ट में ITY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन। इसमें दो रूट वर्ड्स भी यूज हुए हैं, एक है कैला और दूसरा है कैटा। कैला और कैटा दोनों रूट वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? तबाही, डिस्ट्रक्शन। तो कैलामिटी का मीनिंग क्या हो गया? कोई चीज़ जिसमें बहुत तबाही मचे, डिज़ास्टर हो, एडवर्सिटी, बहुत ही ख़राब चीज़ें हो, ट्रेजेडी हो, कैटास्ट्रॉफ हो। फिर से कैटा रूट वर्ड आ गया, देखो मीन्स तबाही हो। एक और वर्ड होता है कैटाक्लाइज्म। कैटाक्लाइज्म का मीनिंग भी क्या होता है? तबाही। एंटोनिम्स, प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है, बून है, ब्लेसिंग है, फॉर्च्यून है, बढ़िया ब्लेसिंग है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। तो अचानक से जो स्टॉर्म आया, अचानक से जो तूफान आया, उसने तबाही मचा दी उस कोस्टल विलेज में। कोस्टल में जो समुद्र के तट पे गांव था उसमें। अगला वर्ड है बॉक करना। इसका मतलब क्या? आप किसी चीज़ को रोक रहे हो, आप किसी चीज़ को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, आप उसमें रोक लगा रहे हो, दैट मीन्स आप बॉक कर रहे हो। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब है। तो किसी चीज़ की प्रोग्रेस को रोकना, या फिर आप चाहते ही नहीं कि वो आगे बढ़े, या आप ही आगे बढ़ना नहीं चाहते, आप इम्पीड कर रहे हो, रोक रहे हो, थ्वाट कर रहे हो, रोक रहे हो, हेजिटेट कर रहे हो, झिझक रहे हो, हिंडर कर रहे हो, हॉल्ट कर रहे हो, स्टिमी कर रहे हो, थ्रॉटल कर रहे हो। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या है? आप रोक रहे हो। एंटोनिम्स, लगातार बढ़ रहे हो, प्रोसीड कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। फॉलो थ्रू, पीछे फॉलो थ्रू का मतलब क्या? किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, मतलब किसी चीज़ के पीछे पीछे जा रहे हो, मतलब आगे तो बढ़ ही रहे हो। तो हॉर्स ने क्या किया? बॉग डैट, मतलब रुक गया एट जंपिंग ओवर द फेंस। तो फेंस से उसको जंप करना था लेकिन वो उसमें झिझक रहा था, वो आगे ही नहीं बढ़ रहा था। रेवोकेशन, लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच फिर से क्या हो गया? नाउन। ये जो रेवोकेशन है ये रिवोक वर्ब का नाउन है। रिवोक का मतलब क्या होता है? रिवोक का मतलब होता है किसी चीज़ को रेस्काइंड करना, एब्रोगेट करना, एब्रोगेट करना, नलीफाई करना, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना। तो ये सारी की सारी वर्ब फॉर्म्स हैं। एग्जाम में रेवोकेशन तो नहीं आया बट इनमें से बहुत बार वर्ड्स आए हैं। इन सब का मीनिंग क्या है? कैंसिल करना। उसी का नाउन फॉर्म है रेवोकेशन, कि एक्शन किस चीज़ का कैंसिल करने का, या आपने किसी चीज़ को वापस ले लिया। नलीफिकेशन, नलीफाई कर दिया, एब्रोगेशन ख़त्म कर दिया, रेस्काइंड। अच्छा, रेस्काइंड जो है ना इसका वर्ब फॉर्म का सिनोनिम है, ये इसका डायरेक्ट सिनोनिम नहीं है। एनलमेंट, बिल्कुल ही खारिज कर दिया। एंटोनिम्स, वैलिडेट किया, आपने अप्रूव किया, रेटिफाई किया, अप्रूव किया, एंडोर्स किया, मतलब आपने सपोर्ट किया, ऑथोराइज किया। तो जज ने जो उसकी बेल को कैंसिल कर दिया, इसकी वजह से जो अक्यूज था, जिसके ऊपर इल्ज़ाम था, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया? शॉक्ड हो गया। पेरिशेबल, लास्ट में ABLE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। पेरिशेबल मीन्स जो बहुत आसानी से सड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जनरली क्या होते हैं? पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, बहुत आसानी से सड़ने वाले। डीके कर जाएं, रॉट सड़ जाएं, फेट खराब हो जाएं, प्यूट्रिस्केबल सड़ने वाले।
एंटोनिम्स ड्यूरेबल हैं भाई, चलते रहेंगे, एवरलास्टिंग है, चलते रहेंगे, कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं कर सकती। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जैसे नहीं, जो कि पेरिशेबल होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो जल्दी सड़ जाते हैं। जो कैंड गुड्स होते हैं, जो कैन के अंदर प्रोडक्ट्स होते हैं, वो नॉन पेरिशेबल होते हैं, वो सड़ते नहीं हैं जल्दी, और उनको हम बहुत लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं। अ फार क्राई, इट इज़ अ फार क्राई फ्रॉम वॉट यू आर सेइंग। जो तुम कह रहे हो ना, उससे बहुत दूर की बात है। तो फार क्राई मीन्स बहुत दूर है, बहुत डिफरेंट बात है। तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली मीन्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, डिस्टेंस मीन्स दूर है। कट नो आइस मतलब आप किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे, कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे, आप उसका ओपिनियन नहीं चेंज कर पा रहे। तो इफ़ यू आर कटिंग नो आइस मीन्स आप सामने वाले का ओपिनियन पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं डाल पा रहे। तो टू नॉट कॉज समवन टू चेंज देयर ओपिनियन और डिसीजन, आप सामने वाले का ओपिनियन ही चेंज नहीं कर पा रहे। कटिंग ऑफ वंस नोज टू स्पाइट वंस फेस, इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, आप सामने वाले को पनिशमेंट देना चाहते हो, लेकिन आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। इसको बोलते हैं कटिंग ऑफ वंस नोज टू स्पाइट वंस फेस। मतलब ये कोई सामने वाला है, आपको इससे बहुत ही ज़्यादा नफरत है, लेकिन आप अपनी ही नाक काट रहे हो। नफरत इससे करते हो, अपनी ही नाक काट रहे हो, मतलब सामने वाले को पनिशमेंट देना चाहते हो, बट नुकसान खुद का ही कर रहे हो। तो इट इज कटिंग ऑफ वंस नोज टू स्पाइट वंस फेस। टुक टू मीन्स आप किसी चीज़ को पसंद करना शुरू किया है, आपने, आपको वो चीज़ अच्छी लगने लगी है, मीन्स यू टेक टू इट, मतलब आपको अच्छी लग रही है। ब्रिंग अप, किसी टॉपिक को डिस्कशन के लिए उठाना, मीन्स उस चीज़ को ब्रिंग अप करना, किसी टॉपिक को टेबल पे लेके आना, ब्रिंग टू द टेबल। ब्रिंग टू द टेबल का मीनिंग भी क्या होता है, ब्रिंग अप करना। वोकैबुलरी समझ में आई सभी को? येस और नो माई चैम्पियंस, एवरीवन। चलिए अब आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। तो सबसे पहला आर्टिकल रीड करेंगे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी सभी को, एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। जितने भी बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया है अभी तक, तुरंत के तुरंत सेशन को लाइक करेंगे। इर्रैशनल इजराइल, इजराइल, इर्रैशनल क्या होता है, जो लॉजिकल ना हो, जो कुछ भी कर रहा हो, जिसका कोई भी काम लॉजिकल ना हो, नॉट लॉजिकल, नॉट रीजनेबल। तो नेतन्याहू इज प्रायोरिटाइजिंग, वो क्या ऊपर रख रहे हैं, प्रायोरिटाइजिंग मीन्स ऊपर रखना, वो अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को ऊपर रख रहे हैं ओवर इज कंट्रीज इंटरेस्ट, मतलब वो अपनी कंट्री के फ़ायदे को नहीं सोच रहे, वो अपने पॉलिटिकल फ़ायदे को ऊपर रख रहे हैं। तो ऑथर की टोन कैसी है, क्रिटिकल है। ऑथर जो है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की बुराई कर रहे हैं। चलिए पहले आप पढ़ेंगे, फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हेन हमास अनाउंस, जब हमास ने अनाउंस किया मंडे इवनिंग को कि वो अपना रहा है, किस चीज़ को अपना रहा है, ऑफ अ सीज फायर। सीज फायर मीन्स लड़ाई को रोकने वाला। तो हमास ने जब अनाउंस किया मंडे की शाम को कि हम अपना रहे हैं लड़ाई को रोकने वाला जो प्रस्ताव आया है, प्रपोजल आया है, मीडिएटेड, मीडिएटेड मीन्स बीच में आके करना। तो इसको किसने किया है, इसराइल और हमास के बीच में ये अग्रीमेंट किसने करवाया, कतर ने करवाया और इजिप्ट ने करवाया। तो जो जुबिलेंट, जुबिलेंट मीन्स खुश, तो जो हैप्पी क्राउड्स मीन्स भीड़, तो इतने खुश लोग थे जो रफ़ा में थे। द बिसीज टाउन, रफ़ा क्या है, बिसीज मीन्स कैप्चर, जिस टाउन को कैप्चर कर लिया गया है गाज़ा के साउथ में, जहाँ पे 1.4 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने क्या लिया है, रेफ्यूज लिया। रेफ्यूज मीन्स शेल्टर लिया है, आसरा लिया है। तो वो जो खुश लोग थे, टू द स्ट्रीट्स, वो सड़कों पर निकल आए, इन द होप, इस उम्मीद में, दैट अ फियर्ड, कि जिसका उन्हें डर था, किस चीज़ का डर था, कि इजरायली इन्वेजन, कि इजराइल उनके ऊपर इन्वेड करेगा, अटैक करेगा, वुड बी अवर्टेड। अब क्या होगा, वो अटैक जो है रुक जाएगा। अवर्टेड का मीनिंग क्या है, रुक जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा। तो उन लोगों को ऐसी खुशी हुई कि चलो अब तो अटैक नहीं होगा हमारे एरिया में। बट देयर रिप्रीव, रिप्रीव मीन्स सुकून, लेकिन उनका जो सुकून था वॉज शॉर्ट लिव्ड, वो सिर्फ थोड़े से ही समय का था। एज इसराइल, क्यों, क्योंकि इसराइल इमीडिएटली, इसराइल ने तुरंत के तुरंत बोला, क्या बोला, कि जो प्रपोजल आया है, जो प्रस्ताव है, वो
कोर डिमांड्स को मीट ही नहीं कर रहा है, मेन डिमांड्स को मीट ही नहीं कर रहा है। इसराइल हैड ऑलरेडी अनाउंस, इसराइल ने ऑलरेडी क्या अनाउंस किया था, दी इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन मीन्स खाली करवाना, कि लगभग 1 लाख लोगों को वहाँ से खाली करवाओ। कहाँ से? रफा से। अ डे आफ्टर, एक दिन बाद जब हमास ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, तो जो बेंजामिन नेतन्याहू की गवर्नमेंट है उसने टैंक्स भेज दिए रफा में। मतलब इसराइल ने किया क्या भाई? पहले एक प्रपोजल हुआ कि लड़ाई को बंद किया जाएगा इसराइल और हमास के बीच में, हमास ने उसको मान लिया, लेकिन उसके बाद ही इसराइल ने फिर से टैंक्स भेज दिए वहाँ पे लड़ने के लिए, और इसराइल ने गाज़ा साइड जो थी उसको कैप्चर कर लिया, सीज कर लिया, मीन्स कैप्चर कर लिया, ऑफ द स्ट्रिप्स बॉर्डर, उस एरिया के बॉर्डर का जो इजिप्ट के साथ क्रॉस कर रहा था। नाउ इसराइल, अब इसराइल जो है प्रैक्टिकली कंट्रोल कर रहा है सारे के सारे एंट्री पॉइंट्स गाज़ा के। तो जितने भी पॉइंट्स हैं जहाँ से एंट्री हो सकती है वो सारे इसराइल के हाथ में हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम, और ज़्यादातर वो क्या है, शट है, मतलब कोई भी एंट्री पॉइंट इसराइल छोड़ ही नहीं रहा है जहाँ पे गाज़ा को हेल्प मिल सके। तो पूरे पैराग्राफ की समरी क्या है? पूरे पैराग्राफ की समरी यही है कि इज़राइल कर क्या रहा है नहीं समझ आ रहा। लोगों को सुकून हुआ कि भाई लड़ाई रुक जाएगी, कतर और इजिप्ट ने मिलकर एक प्रपोज़ल भी एक्सेप्ट करवा लिया हमास से, लेकिन इज़राइल ने क्या बोला कि मेरी डिमांड्स तो मीट ही नहीं की गई, तो मैं क्यों मानूँ इस प्रपोज़ल को, और अपने टैंक्स भेज दिए, कैप्चर कर लिया, सारे एंट्री पॉइंट्स को कंट्रोल कर रहा है इसराइल। अब समझ आया फर्स्ट पैराग्राफ सभी को? चलिए थोड़ी सी ग्रामर देखते हैं, कुछ कुछ चीज़ें बताना मुझे, है ना। एक तो मुझे स्टुक वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, एक ये बता दो एक्टिव है या पैसिव है, एक इसका मुझे टेंस बता दो, इट्स का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, सीज्ड का सब्जेक्ट बता दो, शट का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, और यहाँ पे कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज हुई है वो बता दो। चलिए टुक को अगर देखें तो जुबिलेंट क्राउड्स इन रफा, ये देखो कॉमा और कॉमा के बीच में है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब जो टुक का सब्जेक्ट क्या है, क्राउड्स। रिप्रीव नाउन है, देयर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के बारे में बताता है, एक ही वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब ये जो टेंस है आपका ये सिंपल पास्ट टेंस है। वुड बी एवर्टेड, वुड प्लस बी ई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जब भी कोई मॉडल के साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस होता है। इट्स कोर डिमांड्स, इट्स जो होता है एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है। सीज्ड, किसने सीज किया, गवर्नमेंट ने सीज किया, तो गवर्नमेंट इसका सब्जेक्ट है। रिमेन शट, शट यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और ये यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। रिमेन वॉट, तो रिमेन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, या फिर हम क्या यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो सकती है। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। टू कॉल गाज़ाज एग्जिस्टिंग सिचुएशन, अभी जो सिचुएशन चल रही है गाज़ा में, अगर हम उस सिचुएशन को एक डिज़ास्टर बोलें कि ये एक तबाही है, तो ये एक अंडरस्टेटमेंट होगा। अंडरस्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि मतलब हम उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, हम उसको बहुत हल्के में बोल रहे हैं। द इजरायली डिफेंस फोर्सेज IDF, उन्होंने 34,000 फलस्तीनियन से ज़्यादा लोगों को मार दिया है अक्टूबर 7 के बाद से। 77,000 से ज़्यादा फलस्तीनियंस जो हैं वुंडेड हैं, वुंडेड मीन्स उनको कहीं ना कहीं चोट लगी है, जख्मी है। एंड नियरली द एंटायर गाज़ा, और जो पूरा का पूरा गाज़ा है वो डिस्प्लेस हो चुका है, लोगों का अपना घर छोड़ दिया है लोगों ने। उसके जो नर्दर्न और सेंट्रल पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी अनइनहेबिटेबल हो गए हैं, वो ऐसे बन गए कि वहाँ पे कोई रह नहीं सकता। अनइनहेबिटेबल मीन्स जहाँ कोई नहीं रह सकता। द UN सेज, UN कहता है कि देयर इज़ फुल ब्लोन मीन्स पूरी तरीके से फेमिन, अकाल पड़ गया है नर्दर्न गाज़ा में,
हंगर क्राइसिस, लोग भूख से मर रहे हैं। पूरा का पूरा एरिया जो है एनक्लेव मीन्स पूरा का पूरा एरिया में हंगर क्राइसिस फैल चुका है। क्राइसिस मीन्स प्रॉब्लम, हंगर मीन्स भूख, भूखमरी फैल चुकी है। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को उनके घर से बाहर निकाल दिया गया है नॉर्थ में और सेंटर में, जहाँ पे आईडीएफ ने अपने सोल्जर्स को क्या किया है, डिप्लॉय किया है। डिप्लॉय मीन्स तैनात किया है, वहाँ पे सोल्जर्स काम कर रहे हैं। और वो जो शोल्डर्स हैं वो जो लोग हैं, अब वो टेम्पररी शेल्टर्स में रह रहे हैं रफ़ा में, तो वो लोग वहाँ रह रहे हैं। एंड द इसराइलीज आर अगेन आस्किंग देम, और इसराइलीज उनको रफ़ा में भी नहीं रहने दे रहे, वहाँ से भी कह रहे हैं कि क्या इसको इवैक्यूएट करो, मीन्स खाली करो। व्हेन इसराइल केम अंडर अ ग्रूसम, ग्रूसम मीन्स बहुत ही घिनौना। तो जब इसराइल के ऊपर बहुत घिनौना अटैक हुआ था अक्टूबर 7 को, वर्ल्ड ने अपनी यूनिटी एक्सप्रेस की थी, वर्ल्ड ने अपनी सॉलिडारिटी दिखाई थी इस ज्यूइश नेशन के साथ, मतलब इसराइल के साथ वर्ल्ड ने अपनी सॉलिडारिटी दिखाई थी जब इसराइल पे अटैक हुआ था अक्टूबर 7 को। बट उसके बाद जो इसराइल ने किया, जो कि बहुत गलत था। फिर ऑथर ने इस पूरे पैराग्राफ में डिटेल्स दी हैं, इतने सारे लोग मर चुके हैं, इतने सारे लोग जख्मी हैं, वहाँ पे हंगर क्राइसिस चल रहा है, भूखमरी चल रही है, अकाल पड़ गया है, लोगों को उनके घर से बाहर निकाल दिया गया है, अब वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ से भी उनको इसराइल कह रहा है कि निकाल दिया जाए। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स इसराइल के द्वारा क्रिएट की गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं। बट वो तरीका, जिस तरीके से इसराइल ने अपनी वॉर कंडक्ट की है गाज़ा पे, एवर सिंस, तब से वो डिफरेंट नहीं है उससे जो हमास ने इसराइलीज के साथ किया था। तो हमास ने इसराइली पे अक्टूबर 7 को अटैक किया था, उसके बाद इसराइल ने जो किया गाज़ा पे वो कुछ अलग नहीं है। मिस्टर नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है, अनलिस्ट मीन्स उसने छोड़ दिया अ कलेक्टिव पनिशमेंट, मतलब एक कंप्लीट पनिशमेंट दिया ऑन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ गाज़ा। सब लोगों को पनिश किया विथ सपोर्ट फ्रॉम, और उनका सपोर्ट कौन कर रहे हैं, पावरफुल जो एलीज, एलीज मीन्स जो उनके फ्रेंड्स हैं, तो पावरफुल फ्रेंड्स जो हैं वेस्ट में वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। बट डिस्पाइट, लेकिन किसके बावजूद, द डिसप्रपोर्शनेट, डिसप्रपोर्शनेट मीन जहाँ इक्वालिटी ना हो, जहाँ अलग अलग रेशो में चीज़ें हों, तो इतना ज़्यादा फोर्स को यूज़ कर रहा है इसराइल पैलेस्टीनियंस के खिलाफ। इस सब के बावजूद भी इसराइल की जो मिलिट्री परफॉर्मेंस है इज़ अ फार क्राई, मतलब बहुत दूर है, किस चीज़ से बहुत दूर है, फ्रॉम वॉट इट वॉज नोन फॉर डेकेड्स अगो। तो 10 साल पहले इसराइल को किसी चीज़ के लिए जाना जाता था, बट अभी की जो उसकी परफॉर्मेंस है वो उससे बहुत ज़्यादा दूर है। इसराइल जो है ना ही हरा पाया है हमास को, तो इसराइल हैज़ नीदर मैनेज टू डिफीट हमास नॉर गेट द होस्टेजेस रिलीज, और ना ही इसराइल अपने बंदियों को, जो हमास ने इसराइल के सोल्जर्स को बंदी बना के रखा हुआ है, उनको ना ही वो छुड़ा पाया है। इफ़ मिस्टर नेतन्याहू गोज अहेड विद द प्लान, अगर वो इस प्लान के साथ आगे जाते हैं और वो इन्वेड करते हैं, अटैक करते हैं रफ़ा पे, तो ही वुड बी मेकिंग, तो वो एक बहुत ही भयानक गलती करेंगे। इफ़ द वॉर कम्स टू एन एंड, अगर ये जंग ख़त्म हो जाती है, ही माइट फेस चैलेंजेस, हो सकता है उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े अपने पॉलिटिकल करियर में। बट इफ़ द वॉर गोज ऑन फॉर एवर, लेकिन अगर जंग चलती रहती है हमेशा, विद मोर किलिंग्स ऑफ पैलेस्टीनियंस, और ज़्यादा पैलेस्टीनियन मारे जाते हैं, द स्टेट ऑफ इसराइल, जो इसराइल की स्टेट है, आगे पढ़ेंगे। बट उससे पहले इसकी समरी देख लेते हैं। समरी क्या हो गई कि इसराइल जो है उसको फ्रेंड्स, उसके वेस्ट के फ्रेंड्स उसको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इसराइल बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, अभी तक हरा नहीं पाया, अपने हॉस्टेल्स को रिलीज़ नहीं करवा पाया। तो अगर ये लड़ाई चलती रहेगी तो इसराइल के लिए नुकसान है, और अगर ये लड़ाई ख़त्म हो गई तो मिस्टर नेतन्याहू जो है उनको पॉलिटिकल, उनका जो करियर है वो ख़राब हो जाएगा, उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। चलो लास्ट पैराग्राफ।
आगे क्या लिखा हुआ है, इसराइल जो है अकेला पड़ गया है। इसराइल के ऊपर एक जीनोसाइड मीन्स बहुत सारे लोगों को मारने का केस चल रहा है यूएन के टॉप कोर्ट में। ये जो इसराइल है और भी कमज़ोर पड़ जाएगा इंटरनेशनली अगर बाकी सारी कंट्रीज़ की नज़रों में। दी ओनली प्रैक्टिकल वे, इकलौता प्रैक्टिकल तरीका क्या है इस ह्यूमैनिटेरियन, इस इंसानियत पे जो तबाही मच रही है, पॉलिटिकल तबाही जो है, और जो मॉरल एबेस है, एबेस मीन्स एबेस का मीनिंग होता है एक तरीके से खाई, तो मतलब जो मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं, तो उसका एक ही तरीका है, वो क्या है, इज़ अ क्विक, जल्दी से जल्दी डिस्कस की हुई एक सीज़ फायर की जाए, लड़ाई को रोक दिया जाए। दैट वुड सी, जिसमें क्या होना चाहिए, जितने भी लोगों को बंदी बनाया गया है उन सबको रिलीज़ कर देना चाहिए, और जो इजरायली की डिफेंस फोर्स है उसको वापस आना होगा। इवन हमास, हमास जो है इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत ही रूथलेस, बहुत ही क्रूर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रुकेगी नहीं। दैट वुड नॉट बॉक एट इन्फ्लिक्टिंग सफरिंग, मतलब वो रुकेगी नहीं किस चीज़ पे, कि उसके खुद के जो लोग हैं, जिन लोगों को वो रिप्रेजेंट करता है हमास, उनके ऊपर ही सफरिंग्स आ रही हैं, वही झेल रहे हैं, वही दर्द है। उसके बाद भी हमास जो है हेजिटेट नहीं करेगा आगे बढ़ने से, लेकिन फिर भी उस हमास ने विलिंगनेस दिखाई है उस डील को साइन करने की। तो ऑथर ने बोला हमास बहुत ही गंदी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अपने लोगों को सफ़र करते हुए देख के भी वो रुकेगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर उसने हाँ की है डील को साइन करने की, तो अब सवाल ये है कि मिस्टर नेतन्याहू रेडी हैं या नहीं इस सीज़ फायर की डील को साइन करने के लिए, इस लड़ाई को रोकने के लिए। तो लास्ट में ऑथर ने यही बोला कि भाई इस लड़ाई को रोक दो। समझ आया फर्स्ट आर्टिकल। क्रिटिकल है भाई, ऑथर कंप्लीटली क्रिटिकल है इसराइल को लेके, बहुत बुराई करी है ऑथर ने इसराइल की, और अर्जेंट है भाई, तुरंत की तुरंत सीज़ फायर होना चाहिए, तुरंत की तुरंत क्या होनी चाहिए, लड़ाई रुकनी चाहिए। क्लियर सभी को? चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम स्किमिंग करेंगे, 3 पैराग्राफ्स की हम डेली स्किमिंग करते हैं। तैयार सभी लोग फॉर स्किमिंग? चलिए, तो क्या कह रहा है पैसेज, पैसेज है अ सॉब स्टोरी। सॉब का मीनिंग क्या होता है, सॉब का मीनिंग होता है, आपने देखा होगा ना कभी कभी लोग सॉब करते हैं, मतलब ऐसे ना सिसक के रोते हैं, उसको बोलते हैं सॉब करना। यहाँ पे सॉब का मीनिंग क्या है, दुख भरी स्टोरी। रेस्ट्रिक्टिव रेवोकेशन, रेवोकेशन मीन्स कैंसिल कर दिया गया है। अनियन का एक्सपोर्ट का बैन, ये जो है गलत सिग्नल्स भेज रहा है फार्मर्स को। चलो देखते हैं, स्किम करके मुझे मेन आइडिया बताएंगे, और ये भी बताएंगे साथ के साथ कमेंट में कि आपका मेन आइडिया और हमारा मेन आइडिया मैच किया या नहीं किया। आप लोग ना वीडियो पॉज करके भी स्किमिंग कर सकते हैं। 6 महीने बाद जब सेंटर ने अनियन के एक्सपोर्ट को रोक दिया था, ये कहते हुए कि बहुत महंगा हो गया है, सप्लाई नहीं है, अब जो है फिर से अनियन फ्री कैटेगरी में आ गई है, मतलब अब जो है अनियन एक्सपोर्ट हो सकती है। और किस चीज़ को कि केवियट में इस तरीके से वार्निंग दी गई कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस इतना होना चाहिए, और इसके ऊपर 40% का टैक्स भी होना चाहिए। ये एक और पॉलिसी चेंज है अनियन के एक्सपोर्ट्स पे 10 दिन के अंदर ही अंदर। अप्रैल 25 को 2000 टन जो है वाइट अनियन का एक्सपोर्ट अलाउ किया गया था, अगर वो सर्टिफाइड है तो। फिर लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं, उससे पहले ही इस मूव की वजह से बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि भाई क्यों एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उस चीज़ को। फिर एक प्रेस रिलीज आया, सेंटर ने एक्सप्लेन किया कि सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वाइट अनियंस में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट लगती है, और लगभग 1 लाख टन जो अनियन एक्सपोर्ट्स हैं उनको अलाउ किया गया है। इससे क्या होगा, महाराष्ट्र की हेल्प होगी। तो बेसिकली मेन आइडिया सिर्फ इतना सा था कि पहले अनियन की एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाया गया था, क्योंकि अनियन प्याज बहुत महंगी हो रही थी, लेकिन अब क्या किया गया है, इस बैन को हटा दिया गया। इस बैन को भी हटाया 2 तरीके से। पहले तो क्या बोला कि वाइट अनियन को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो सबसे पहले तो वाइट अनियन को लेके बात की गई थी कि अगर वाइट अनियन सर्टिफाइड है तो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, और फिर अनियन के ऊपर ही बैन हटा दिया और उसको फ्री कैटेगरी में डाल दिया। दिस वॉज द मेन आइडिया। अगला पैराग्राफ स्किम करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है कि
जो महाराष्ट्र है वो कंट्री का लार्जेस्ट अनियन प्रोड्यूसर है, इससे लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ कुछ ही अनियंस को शिप किया गया उस एक्सपोर्ट विंडो से। अब इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि अब जो एक्सपोर्ट के लिए अनियन को छोड़ दिया गया कि अब अनियन कहीं से भी एक्सपोर्ट हो सकता है, ये कुछ टाइम पहले ही आया जब महाराष्ट्र के जो अनियन फार्मिंग के जो लोग हैं वो वोट करेंगे। इस मूव को जस्टिफाई करते हुए सेंटर ने बोला कि मंडी के प्राइसेस स्टेबल हो चुके हैं, 15 रुपये की पर किलो अप्रैल अनियन मिल रही है। तो इवैल्यूएशन क्या है कि सप्लाईज़ भी हमारे पास बहुत हैं, और एक बात ये भी है कि भाई ये वेजिटेबल पेरिशेबल भी होती है, ख़राब भी जल्दी हो जाती है। तो ये सारे रीजंस दिए किस बात के लिए कि अनियन का एक्सपोर्ट हमने अलाउ किया है। बीजेपी के लीडर्स ने उन्होंने बोला कि इस चीज़ से फार्मर्स को ज़्यादा अच्छा प्राइस मिलेगा, अच्छी इनकम हो जाएगी। अब ये बात क्लियर नहीं है कि फ्लोर प्राइस मतलब जितनी वो एक्चुअल में है अनियन का प्राइस, और उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी जो आएगी, तो इन सबसे ऐसा लग रहा है कि एक्सपोर्ट्स कब होंगे, जब 64 रुपीज़ अ केजी से ऊपर अनियन जाएगी। तो बेसिकली इसमें रीजंस दिए हुए थे कि अनियन के ऊपर से एक्सपोर्ट क्यों हटाया, सरकार ने क्या रीज़न दिया। पहला रीज़न ये दिया कि भाई अब प्राइस स्टेबल हो चुका है। दूसरा रीज़न ये दिया कि वेजिटेबल पेरिशेबल होते, जल्दी सड़ जाते, तो एक्सपोर्ट कर दो भाई। तीसरा रीज़न ये दिया कि इससे क्या होगा, फार्मर्स को बेटर इनकम मिलेगी। तो ये सारे रीज़न सरकार ने दिए अनियन के एक्सपोर्ट के लिए। लास्ट पैराग्राफ फॉर स्किमिंग। इंटरनेशनल अनियन प्राइसेस जो है ईज़ होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। इजिप्ट और पाकिस्तान ने जब उनके एक्सपोर्ट को अब रोक हटा दिया इंडिया से पहले, मतलब इंडिया ने तो अभी एक्सपोर्ट पर बैन हटाया है, पाकिस्तान ने और इजिप्ट ने तो पहले ही हटा दिए थे। अब लेटेस्ट नॉर्म्स जो हैं वो कम से कम तब तक चलेंगे, रूल्स रेगुलेशन तब तक चलेंगे जब तक अगली सरकार नहीं आ जाती। अनियन फार्मर्स को हो सकता है उनको एक्सपोर्ट कब्स लगभग 1 साल के लिए फेस करने पड़े। पिछले अगस्त से स्टार्ट हुए थे जब 40% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी। ये जो कंज्यूमर वर्सेस फार्मर का जो डिलेमा है, ये जो कन्फ्यूजन है कि कंज्यूमर के लिए अच्छा करना है सरकार को या फार्मर के लिए अच्छा करना है, ये ट्रिकी है। लेकिन इससे अगर हम लॉन्गर टर्म कॉन्टेक्स्ट की बात करें, लॉन्ग टर्म में देखें तो पॉलिसी मेकर थोड़ी सी ईजी हो जाती है। फूड इन्फ्लेशन बहुत महंगा आ गया था, फूड में बहुत महंगाई आ गई थी 2023 के सेकेंड हाफ में। अनियन प्राइसेस उसके बाद से जो हैं गिर रहे हैं, मई तक गिरे हैं। वो 30% बढ़े थे 2023-24 में, लेकिन 21% डिक्लाइन के बाद। तो बेसिकली डेटा दिया हुआ है अनियन प्राइसेस को लेके, कब बढ़े कब कम हुए, कितनी 40% ड्यूटी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी कितनी लगाई गई अनियन के ऊपर। और ऊपर से भी सरकार के पास हमेशा 2 चीज़ें होंगी कि अपने लोगों को बचाओ, कंज्यूमर की मदद करो या फार्मर की मदद करो। अगर एक्सपोर्ट पे बैन होगा तो कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, अगर एक्सपोर्ट पे बैन नहीं होगा तो फार्मर को फ़ायदा होगा। तो सरकार को इन टॉपिक को लॉन्ग टर्म के कॉन्टेक्स्ट में सोचना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में किसका बेनिफिट है। एक लास्ट पैराग्राफ। एक स्टडी हुई, उसने क्या इवैल्यूएट किया कि एवरेज फार्मर की 21% इनकम कम हो गई इन बैन्स की वजह से। तो जो बैन्स लगाए गए थे इसकी वजह से फार्मर की 21% इनकम कम हो गई थी। अब जो है जो कर्ब्स लगाए गए हैं, 2 साल प्राइसेस गिर रहे हैं, तो अब जो रोक लगाई जा रही है इसमें फार्मर्स को एक पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिल रहा, और ना ही वो अच्छा है इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, और ना ही इंडिया के एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए कि इंडिया जो है दुनिया का फूड सप्लायर बनना चाहता है। तो ऑथर ने अपना पॉइंट क्या बताया, ऑथर ने पॉइंट बताया कि भाई अनियन पे ना एक्सपोर्ट बैन नहीं होना चाहिए, अनियन का एक्सपोर्ट अलाउड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई फार्मर फिर अनियन उगाएगा ही नहीं। अगर फार्मर अनियन को एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा ड्यूटी पे करनी होगी, तो फार्मर अनियन उगाएगा ही नहीं। तो ये हमारे लिए भी ख़राब है, और इंडिया क्योंकि वर्ल्ड का फूड सप्लायर बनना चाहता है तो उसके लिए भी ख़राब है। तो ऑथर ने बोला कि अनियन के ऊपर से एक्सपोर्ट बैन्स हटा देने ही चाहिए। क्लियर दोनों आर्टिकल सभी को? चलिए मैच द कॉलम्स, जल्दी से आंसर देंगे। रिप्रीव सुकून, रेवोकेशन किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, जुबिलेंट बहुत ज़्यादा खुशी, अनलीस्ड किसी चीज़ को रिलीज़ करना, फेमिन अकाल, DCEANB। 8 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे, एवरीवन। मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको रोज़ एडिटोरियल पढ़ाऊंगी, आपकी जिम्मेदारी है आप रोज़ 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे। जितने भी बच्चे मीनिंग लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम उसके घर पर एक बुक भी भिजवाएंगे, जिस बुक का नाम है सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन। उस बच्चे का नाम कल कमेंट सेक्शन में पिन हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे मुझसे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो आज के आज ही परफेक्शन 4.0 को ज्वाइन कर लेंगे। परफेक्शन 4.0 की आपको फर्स्ट क्लास से देखना स्टार्ट करना है। कंप्लीट इंग्लिश आपको मिलेगी
कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट इंग्लिश, वोकैब, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, मतलब 1 साल तक मेरे जितने भी बैचेस आएंगे सारे मिलेंगे और उसमें पूरी इंग्लिश बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाई जाएगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी होती है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक भी लगा हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्टली कोर्स पे भी पहुँच सकते हो, या एक फॉर्म का लिंक भी लगा हुआ है, आप उस फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। टीम आपको कॉल करेगी और आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर दे देगी। कोड आप लगाओगे निमिषा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप इंग्लिश नहीं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो आप, और आप चाहते हो कि इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज अब सारे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करूँ, क्वांट्स, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी, तो आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लोगे येस ऑफिसर का। इसमें भी कोड आपका निमिषा ही लगेगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये टेलीग्राम चैनल्स हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको सारी PDF, सारा कंटेंट, सारी मैगजीन, क्विज, वो कैप क्विज सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।